जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक एक ही दिन में कंडक्ट किए स्वदेशी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के 2 परीक्षण। इंडियन आर्मी की है योजना 300 K9 वज्रटी हॉविट्जर्स को ऑपरेट करने की। पहली बार कार्ल गुस्ताव M4 रिकॉइललेस राइफल्स अब भारत में होगी मैन्युफैक्चर। इंडियन एयरफोर्स ने फास्ट ट्रैक किया सुपर सखोई प्रोग्राम। और F-16 पर भारतीय विदेश मंत्री के रिमार्क के बाद अब यूएस की तरफ से भी आई एक खास स्टेटमेंट। तो आज की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन खबर के साथ, और वो ये है कि आज 27 सितंबर को डीआरडीओ द्वारा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के एक नहीं बल्कि 2 उड़ान परीक्षणों को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। ये जो परीक्षण है ये ओडिशा की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज पर कंडक्ट किए गए थे, और इस परीक्षण के दौरान इस मिसाइल सिस्टम में इस्तेमाल की गई कई नई तरह की तकनीकें जैसे कि मिनिएचराइज्ड रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स, तो इन सभी को सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है। ये जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है ये एक्चुअल में एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे हैदराबाद में स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने इंडियन इंडस्ट्रीज और बाकी की डीआरडीओ लैबोरेटरीज के कोलैबोरेशन के साथ संयुक्त रूप से डिजाइन और डेवलप किया है। और इसे खास तौर पर शॉर्ट रेंजेस पर कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले हवाई खतरों को न्यूट्रलाइज करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल सिस्टम में पावर के लिए डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर का इस्तेमाल हुआ है, और जैसे कि हमने आपको बताया कि एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, तो इसलिए मिसाइल और इसको लॉन्च करने वाला लॉन्चर तो ये दोनों ही हाईली ऑप्टिमाइज्ड हैं, जो कि इसकी आसान पोर्टेबिलिटी को सुनिश्चित करती है। बाकी ऑफिशियल के मुताबिक आज जो इस मिसाइल सिस्टम के 2 उड़ान परीक्षण आयोजित किए गए थे, तो इन दोनों ही परीक्षणों के दौरान इस मिसाइल सिस्टम ने अपने सारे मिशन ऑब्जेक्टिव्स को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है। और आपको ये भी बता दें कि आज डीआरडीओ ने अपने जिस स्वदेशी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया है, तो इसकी रिक्वायरमेंट हमें काफी लंबे समय से थी, और पहले इस रिक्वायरमेंट को फॉरेन सोर्सेज का इस्तेमाल करके पूरा किया जाना था, पर कई सारे कारणों के चलते उस योजना में देरी हुई और वो पूरी तरीके से कभी आगे नहीं बढ़ पाई। और जबकि इसी साल इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत कुछ स्मॉल नंबर्स में इंडियन आर्मी की सर्विस में रशिया के ईगला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी इंडक्ट किया गया है। और वैसे उम्मीद की जा रही थी कि ईगला एस सिस्टम के लिए एक बड़ा ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, पर जहां तक अगर डीआरडीओ को ये स्वदेशी मैन पैड सिस्टम जिसका टेस्ट हुआ है, अगर ये अपने सारे ट्रायल्स को समय पर कंप्लीट कर लेता है, तो फिर उम्मीद है कि रशिया के बजाय डीआरडीओ के ही मैन पैड्स को ऑर्डर किया जाए। बाकी ऑफिशियली अभी तक इस बारे में जानकारी सामने नहीं आई है कि डीआरडीओ के जो ये वेरी शॉर्ट रेंज का मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, तो इसकी ऑपरेशन रेंज कितनी है। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि जो इस तरह के वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम होते हैं, तो ये मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क में लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम करते हैं। और बाकी अगर आपको भारत के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क के बारे में जानना है, तो अब उसके लिए आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी डीआरडीओ ने तो आज इस टेस्ट के साथ सभी को दशहरे की एडवांस में शुभकामनाएं दे दी हैं। चीन के साथ लगने वाली एलएसी पर इंडियन आर्मी की फायर पावर को एक बेहद ही महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से आर्मी के लिए 100 और K9 वज्रटी सेल्फ प्रोपेल्ड हाविट्जर्स को खरीदने के लिए मंजूरी दे दी गई है। और अब जल्द ही इन 100 K9 वज्रटी के लिए एलएनटी को एक आरएफपी जारी की जाएगी, और कॉस्ट निगोशिएशंस को कंप्लीट करने के बाद इन K9 वज्रटी की जो डिलीवरी है उसे फास्ट ट्रैक प्रोसेस पर कंप्लीट किया जाएगा। और बाकी डिलीवरी के मामले में एलएनटी का रिकॉर्ड तो वैसे ही बेहतरीन है, क्योंकि इससे पहले जो 100 K9 वज्रटी थी तो वो भी एलएनटी ने शेड्यूल टाइम से पहले डिलीवर कर दी थी। और जबकि एलएनटी ऑफिशियल्स के मुताबिक जो एक K9 वज्रटी है ये 80% से भी अधिक स्वदेशी वर्क पैकेजेस के साथ डिलीवर की जाती है, और प्रोग्राम लेवल पर अगर वैल्यू के हिसाब से देखें तो इनमें 50% तक का स्वदेशी कंटेंट है। और कंपनी का ये भी कहना है कि इस प्रोग्राम की शुरुआत से ही उन्होंने इसमें स्वदेशीकरण की शुरुआत भी कर दी थी, और जिसके तहत इस K9 वज्रटी में साउथ कोरिया के करीब 14 ऐसे क्रिटिकल सिस्टम्स थे जिन्हें भारत में स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए सिस्टम से रिप्लेस किया गया है। और इस मामले पर द प्रिंट की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इन एडिशनल 100 K9 वज्रटी के ऑर्डर्स को प्लेस करने के बाद फिर इंडियन आर्मी की योजना 100 और K9 वज्रटी को खरीदने की है। यानी कुल मिलाकर इंडियन आर्मी की योजना टोटल 300 K9 वज्रटी को ऑपरेट करने की है। वैसे शुरुआत में जब इन हाविट्जर्स को लिया गया था तो तब तो यही सोचा गया था कि इनका अधिकतर इस्तेमाल डेजर्ट एरियाज में होगा, लेकिन फिर मई 2020 आया, पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच स्टैंड ऑफ शुरू हुआ, तो फिर आर्मी ने फैसला लिया कि ट्रायल बेसिस पर इन हाविट्जर्स को पूर्वी लद्दाख पर भी तैनात किया जाए, और जिसके तहत 3 K9 वज्रटी को तैनात किया भी गया था। और पूर्वी लद्दाख में ऑपरेट करने के लिए इन हाविट्जर्स को कुछ खास तरह के विंटराइजेशन किट्स के साथ भी इक्विप्ड किया गया था, ताकि वहाँ के सब जीरो टेम्परेचर पर काम कर सके। और जैसे कि उम्मीद की गई थी, ट्रायल्स के दौरान K9 वज्रटी ने पूर्वी लद्दाख में भी बेहतरीन परफॉर्म किया, तो फिर उसके बाद आर्मी ने तय किया कि अब वे इस हाविट्जर की
एक फुल रेजिमेंट को ही पूर्वी लद्दाख में तैनात करेंगे, जो कि निश्चित रूप से LAC पर आर्मी की फायर पावर को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी। बाकी रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी जो मौजूदा 100 K9 वज्र-T है उसके लिए ऑलरेडी आर्मी ने विंटराइजेशन किट्स को खरीद लिया है, और अब जो एडिशनल 100 K9 वज्र-T के ऑर्डर्स प्लेस करने की बात चल रही है तो ये खास तौर पर आर्मी पहाड़ी इलाकों पर तैनात करेगी, और ये भी विंटराइजेशन किट्स के साथ ही आएंगे। और बाकी जो विंटराइजेशन किट है इसमें खास तरह का ऑयल है, लुब्रिकेंट शामिल है, हीटिंग सिस्टम शामिल है, और गन के फायर एंड कंट्रोल सिस्टम में कुछ थोड़े बहुत बदलाव भी किए गए हैं। इसके अलावा ATA-GS से जुड़ी भी एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें द प्रिंट की रिपोर्ट में ही सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि ATA-GS के फायरिंग ट्रायल्स तो कंप्लीट हो चुके हैं और अभी वर्तमान समय में इसके एनवायरमेंटल ट्रायल्स चल रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला ये किस तरह के ट्रायल्स हैं, तो जैसे कि इनके नाम से मालूम पड़ा है एनवायरमेंटल ट्रायल्स यानी कि पर्यावरण परीक्षण, तो इस तरह के ट्रायल्स के दौरान ATA-GS के अलग अलग पार्ट्स को एनवायरमेंट के अलग अलग फेसेस जैसे कि डस्ट, कोल्ड, हीट, तो इन सभी से गुजारा जाता है ताकि चेक किया जा सके कि ये हर एक कंडीशन में किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी इन गन्स के फास्टर इंडक्शन के लिए इन ट्रायल्स को भी फास्ट ट्रैक प्रोसेस पर पूरा किया जा रहा है। लेकिन हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है, ATA-GS के फास्टर इंडक्शन के लिए आर्मी इन ट्रायल्स को भी फास्ट ट्रैक बेसिस पर कंप्लीट कर रही है, यानी कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ATA-GS को मून पर या मार्स पर टेस्ट नहीं किया जाएगा, उससे पहले ये आर्मी में इंडक्ट हो जाएगी। और इसी बात पर वीडियो को लाइक तो कर ही दो। और बाकी जैसा कि LAC पर चीन की मंशा डी-एस्केलेशन या डी-इंडक्शन की फिलहाल तो नहीं दिख रही है, तो इसलिए इंडियन आर्मी LAC पर अपनी आर्टिलरी कैपेबिलिटी को काफी महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ा रही है, जिसमें ये एडिशनल K9 वज्र-T के अलावा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स की 6 और रेजिमेंट्स, और वो भी अपग्रेडेड इनहेंस्ड रेंज वाली, तो इन्हें भी तैनात किया जाएगा। 6 M777 अल्ट्रा लाइट हाउविट्जर्स जो कि ऑलरेडी डिप्लॉय की जा चुकी है, और 7वीं के इन दिनों पोखरण में ट्रायल्स ऑलरेडी चल रहे हैं। इसके अलावा स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार और धनुष हाउविट्जर की पहली रेजिमेंट भी नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर डिप्लॉय की जा चुकी है। और इन सब तैयारी को देखकर यही लगता है कि अगर सीमा पर चीन की अगर कोई चिंदी हरकत होती है तो हमारे पास उसको उचित भाषा में जवाब देने के लिए पर्याप्त तैयारी होनी चाहिए। भारत की प्राइवेट डिफेंस फर्म इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल में इस्तेमाल करने के लिए भारत में बने पहले मेड इन इंडिया बूस्टर की 2 यूनिट्स ब्रह्मोस एरोस्पेस को हैंडओवर कर दी है। और ब्रह्मोस मिसाइल का ये पहला स्वदेशी बूस्टर है जो कि ब्रह्मोस को इनिशियल थ्रस्ट देता है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये मिसाइल के सबसे मेजर कंपोनेंट में से एक है, और जिसके लिए अभी तक हम फिलहाल रशिया पर निर्भर थे, लेकिन अब ये बूस्टर्स भारत में ही बनाए जा रहे हैं, और जिसे भारत की प्राइवेट डिफेंस फर्म इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड बना रही है, और इसकी 2 यूनिट्स ऑलरेडी हैंडओवर कर दी गई है। और ये भारत की पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने इन बूस्टर्स की 20 यूनिट्स के लिए ऑर्डर रिसीव किए हैं। और ब्रह्मोस एरोस्पेस के मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि वे इंडियन इंडस्ट्रीज से इन बूस्टर्स की और भी अधिक संख्या को एक्सपेक्ट करते हैं, और कंपनी को हर महीने कम से कम 8 बूस्टर्स तो चाहिए। और उनकी तरफ से भी बताया गया कि ब्रह्मोस मिसाइल के 3 प्रोसेस कंपोनेंट्स, इसमें से एक है सीकर, दूसरा है सस्टेनर इंजन और तीसरा बूस्टर, तो ये 3 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो इनिशियल स्टेज में ओरिजिनली पहले रशिया से हम ले रहे थे, लेकिन हम 3 में से जो बूस्टर है उससे अब भारत में स्वदेशी तौर पर बनाया जाने लगा है। और इस मामले पर टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड, जो कि नागपुर बेस्ड सोलर ग्रुप कंपनी की डिफेंस आर्म है, तो इस कंपनी के चेयरमैन श्री सत्यनारायण नोवल का कहना है कि उनकी कंपनी ब्रह्मोस मिसाइल के लिए वॉरहेड बनाने का काम भी करना चाहती है, और वे इसकी किसी भी हायर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए तैयार है। बाकी बूस्टर के लिए सोलर ग्रुप को 2018 में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई थी, और इनको बनाने का फाइनल अप्रूवल रशियन टीम के इंस्पेक्शन के बाद अप्रैल 2022 में मिला था, और अप्रैल 2022 में फाइनल अप्रूवल के बाद अब कंपनी ने बूस्टर की 2 यूनिट्स को डिलीवर भी कर दिया है। और ये एक ऐसी अचीवमेंट है जो हमारी इंडस्ट्रीज के पोटेंशियल को भी दर्शाती है। और बाकी ब्रह्मोस मिसाइल के जो स्मॉलर और लाइटर नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है ब्रह्मोस NG, तो ये भी अगले 2 महीनों के अंदर ट्रायल्स के लिए तैयार हो जाएगी। और जबकि आज मंगलवार को भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस प्रोडक्शन में भारत के प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स की भूमिका को बढ़ता देख इस बात की सराहना की है, और इसके साथ इन्होंने भारत के मैन्युफैक्चरर्स को इस बात का भी आग्रह किया है कि वे अगले 25 सालों तक का रोड मैप तैयार करें और कुछ नए प्रोडक्ट्स लाने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करें, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। इंडियन आर्मी की तरफ से इंटीग्रेटेड मोबाइल कैमोफ्लेज सिस्टम के लिए न्यू दिल्ली बेस्ड हाइपर स्टेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड यानी कि HSTPL को RFP जारी की गई है। HSTPL का जो इंटीग्रेटेड मोबाइल कैमोफ्लेज सिस्टम है, तो इसमें मिशन के सभी फेसेस पर दुश्मन के सेंसर्स और टारगेट एक्विजिशन सिस्टम्स को डिफीट करने वाली प्रॉपर्टीज हैं। आसान शब्दों में आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि ये मिलिट्री व्हीकल्स के लिए खास तौर पर तैयार किया गया एक ऐसा कैमोफ्लेज सिस्टम है जिसका इस्तेमाल करके मूविंग कंडीशंस में भी जो दुश्मन है वो हमारे व्हीकल्स को आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। बाकी इस इंटीग्रेटेड मोबाइल कैमोफ्लेज सिस्टम में मल्टी स्पेक्ट्रल सिग्नेचर मैनेजमेंट प्रॉपर्टीज भी हैं, जिससे ये व्हीकल के इंटरनल टेम्परेचर को कम करके दुश्मन द्वारा से डिटेक्ट किए जाने की संभावनाओं को कम करता है। बाकी ये सिस्टम 8 से 12 गीगाहर्ट्ज तक के रडार, थर्मल सिग्नेचर और विजुअल और नियर इंफ्रारेड प्रॉपर्टीज, तो इस तरह के अलग अलग स्पेक्ट्रम्स में व्हीकल के मल्टी स्पेक्ट्रल सिग्नेचर को कम करता है। बाकी वजन में काफी हल्का है, जिससे व्हीकल की मूवमेंट और उसके फंक्शनरी में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप ना हो, और इसे फील्ड पर ही रिपेयर भी किया जा सकता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि आज मंगलवार को स्वीडिश डिफेंस फर्म साब ग्रुप की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है
कि वे भारत में कार्ल गुस्ताव M4 वेपन सिस्टम के प्रोडक्शन के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को स्थापित करेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यहाँ पे जिस कार्ल गुस्ताव M4 वेपन सिस्टम की बात की जा रही है तो ये एक मैन पोर्टेबल रिकॉइललेस राइफल है जिसकी फायरिंग रेंज करीब 1500 मीटर तक है। और अब इस कार्ल गुस्ताव M4 वेपन सिस्टम के प्रोडक्शन के लिए साब ग्रुप जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को स्थापित कर रही है तो ये स्वीडन के बाहर इस कार्ल गुस्ताव M4 की पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी होगी और इस फैसिलिटी में जो प्रोडक्शन है वो 2024 से स्टार्ट किया जाएगा। और बाकी आपको ये भी बता दें कि कार्ल गुस्ताव का जो M4 वाला वेरिएंट है उसे खास तौर पर भारत की स्पेशल फोर्सेस इस्तेमाल करती है और निगमीकरण से पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड 1200 मीटर की रेंज वाले कार्ल गुस्ताव के M3 वेरिएंट को मैन्युफैक्चर कर रही थी। और अब साब ग्रुप का कहना है कि जिस तरह की पार्टनरशिप पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ थी तो अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की नई एंटिटीज म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड और एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के साथ भी कंटिन्यू रहेगी, जिसमें वे मिलकर कार्ल गुस्ताव वेपन और एम्यूनिशन को मैन्युफैक्चर करेंगे। और बाकी कार्ल गुस्ताव वेपन, एम्यूनिशन और उससे रिलेटेड ट्रेनिंग और सपोर्ट के पैकेज के साथ आती है। इसके अलावा एक अपडेट है सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर, जिसमें द हिंदू की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स को अपग्रेड करने वाली जो योजना है जो काफी लंबे समय से डिले बढ़ी है, तो अब इस योजना पर इंडियन एयरफोर्स ने तेजी से काम करना स्टार्ट कर दिया है और पहले अपग्रेड के लिए एयर सर्विस क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को फाइनलाइज किया जा रहा है। और द हिंदू की इस रिपोर्ट में डिफेंस ऑफिशियल के हवाले से बताया गया कि इस अपग्रेड प्रोग्राम के तहत इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि भारत के प्राइवेट इंडस्ट्रीज को इन्वॉल्व करके जितना संभव हो सके उतना अपग्रेड भारत में ही किया जाए। और चूंकि एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो इसलिए इसे फेज्ड मैनर में ही प्लान किया गया है। और इस अपग्रेड के तहत एयरफोर्स के सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स को कुछ नए हथियार, नई तरह के एवियोनिक्स, नई तरह के सेंसर्स और नए इंजन्स के साथ इक्विप किया जाएगा ताकि अगले कुछ दशकों तक सुखोई फाइटर्स इंडियन एयरफोर्स के फ्रंट लाइन फाइटर्स के तौर पर बने रहें। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के लिए F-16 के सस्टेंस पैकेज वाली रिपोर्ट पर भारतीय विदेश मंत्री की एक जबरदस्त टिप्पणी के बाद अब यूएस की तरफ से एक रिप्लाई देखने को मिला है, जिसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही अलग अलग बिंदुओं पर अमेरिका के पार्टनर्स हैं, क्योंकि हम दोनों के ही साथ अलग अलग तरह की वैल्यूज, इंटरेस्ट इन सभी को शेयर करते हैं। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि भारत के साथ हमारे संबंध अपने आप में हैं और पाकिस्तान के साथ भी हमारे संबंध अपने आप में हैं, यानी कि दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। और यूएस ने इस बात पर भी जोर दिया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों को अपने बीच कंस्ट्रक्टिव रिलेशंस स्थापित करने चाहिए। इसके साथ ही अमेरिका की तरफ से एक और महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देखने को मिली, जिसमें उनका कहना था कि अगर अफगानिस्तान में इनस्टेबिलिटी आती है तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, और इसलिए जब बात आती है हमारे सिक्योरिटी पार्टनर्स की तो हम हमेशा उनके एक्शंस और एक्टिविटीज़ को देखते हैं। और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका और पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान की करंट सिचुएशन को डिस्कस करते हैं और पाकिस्तान और अमेरिका के बीच जो पार्टनरशिप है तो उसके कई सारे कारणों में से एक कारण यह है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट को शेयर करते हैं। चलो ये भी सही है, अगर अमेरिका को ऐसा लगता है कि दोनों देशों के साथ उसके अपने अपने इंटरेस्ट है तो इसलिए दोनों के साथ उसके पार्टनरशिप की इंपॉर्टेंस है, तो फिर तो हमें लगता है कि अमेरिका ये भी समझता होगा कि भारत और रशिया के रिलेशंस को लेकर जो टिप्पणी करते रहता है तो उस टिप्पणी का कोई मतलब बनता नहीं है अगर यूएस की लेटेस्ट स्टेटमेंट के अनुसार जाएं तो, क्योंकि भारत के भी अमेरिका और रशिया के साथ दोनों के अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग रिलेशंस हैं और दोनों की पार्टनरशिप अपने आप में महत्व रखती है। बाकी एक अपडेट ये भी कि रशिया ने भारत में टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और 5G यूज केसेस को डेवलप करने के लिए भारत के साथ काफी गहराई से कोलैबोरेशन बढ़ाने की अपनी इच्छा जताई है। बाकी आज भारतीय विदेश मंत्री और उनके यूएस काउंटर पार्ट यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है और जिसमें उनकी तरफ से बताया गया है कि उनकी मीटिंग के दौरान दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और एडवांस शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स को और मजबूत करने के तरीकों को डिस्कस किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से भी एक अपडेट है, जहां कुलगांव में एक ऑनगोइंग एनकाउंटर के दौरान सुमोरों के संगठन जैश के एक सुमोर को अभी तक सफलतापूर्वक होरीफाइड किया जा चुका है और बाकी ये ऑपरेशन अभी भी जारी है और अन्य डिटेल्स आनी बाकी है। और कल जिस सुमोर को होरीफाइड किया गया था तो वो भी जैश से ही था और जिसकी पहचान अबू हुरारा के तौर पर हुई है, जो कि पाकिस्तानी आतंकी था और इसके पास से भारी मात्रा में आर्म्स एम्यूनिशन रिकवर किए गए हैं, जिसमें एक ही राइफल्स इंक्लूड है। बाकी इसके अलावा ANI के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान भारत में इजरायली राजदूत की तरफ से कहा गया है कि भारत के मेक इन इंडिया योजना के लिए इजरायल सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और आत्मनिर्भर बनने वाला भारत का जो कदम है उसे इजरायल एक अच्छा कदम मानता है और उसे खुशी होगी कि वे इसमें भारत की मदद कर सके। और हम UAVs, रॉकेट्स, मिसाइल्स और हर एक वो डिफेंस सिस्टम जो इंडियन आर्म फोर्सेस को चाहिए तो इन सभी क्षेत्रों में भारत के साथ खुशी से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन सन 2019 में चीता हेलीकॉप्टर क्रैश में लेफ्टिनेंट कर्नल रजनीश परमार और रॉयल भूटान आर्मी के कैप्टन कलजांग वांगडी ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही हैप्पी सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर के बंदीपुरा में कांस्टेबल R अहमद पारे ने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1995 में मेजर गणेश मडप्पा भी वीर गति को प्राप्त हुए थे।
और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2011 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट सुशील खजूरिया ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी आपके लिए आज का सवाल, पूर्व लद्दाख में भारत चीन के मिलिट्री स्टैंड ऑफ में भारत की तरफ से जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था तो उसका क्या नाम था? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।